क्या पढ़ा था हमने कल, मुझे भी जरा बता दो। क्या? हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, ये पता ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कि 20% किसका होगा? बिल्डिंग का होगा। ठीक है, आज बुक के आ जाएगी भरी। ठीक है, ओके बच्चों देखिएगा प्लीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा रेंट चार्जेबल टू टैक्स, उसमें हम लोगों ने 5 किस्म की इनकम देखी थी। नंबर 1 पे था रेंट, नंबर 2 पे था फॉरफिट डिपॉजिट, नंबर 3 पे था ऑब्लिगेशन पेड बाय टेनेंट, नंबर 4 पे था नॉन एडजस्टेबल अमाउंट और नंबर 5 पे था साइन बाय अमाउंट। ये 5 किस्म के हम लोगों ने रेंट चार्जेबल टू टैक्स हम लोगों ने निकाले थे और उसमें से हमने कहा था कि आपने इसमें से एक्सपेंसिव माइनस करने। ये 5 किस्म की इनकम ऑर्डिनेंस ने मेंशन की हुई है और अब आपके पास एक्सपेंसेस भी जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर मेंशन है। अब सबसे पहला एक्सपेंस हमने कल डिस्कस कर लिया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट एक्सपेंस, जिसके बारे में हमने कहा था कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जो है वो आपके पास इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट यानी कि जितना भी आपने खर्चा किया है, नहीं किया, थोड़ा किया है, ज्यादा किया, जितना भी किया है, आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट जो अकाउंट कह रहा हूँ एक्सपेंस जो है वो आपने माइनस करवाना ही करवाना है। और वो कितना माइनस होगा? हमने कहा जनाब 20% होगा। और किसका 20%? आर्ट ऑफ बिल्डिंग, रेंट चार्जेबल टैक्स ऑफ बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग का जितना भी रेंट होगा उस हिसाब से आप उसका 20% आपका लेना। और ओपन प्लॉट के केस में आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो माइनस नहीं होगा किसी भी सूरत में। बेशक आपने खर्चा किया हो ओपन प्लॉट को ठीक करवाने के लिए, रिपेयर के लिए, वहां पे लिखा हो लेट्स सपोज कि जनाब ओपन प्लॉट है और इस ओपन प्लॉट को रिपेयर करवाने के लिए जितना खर्चा हुआ तो उसका रिपेयर का एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। गॉट इट? समझ गई बात? अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे बेटा आपके पास है इंश्योरेंस। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, अपने घर की, अपने ऑफिस की बिल्डिंग की, वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इतना बड़ा नाम करें जल्जले की वजह से अगर ये टूट जाए, किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर ये खराब हो जाए, गिर जाए, तो हमें इसके पैसे मिल जाए। अब इंश्योरेंस जो है ये करवाई जाती है बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की इंश्योरेंस यानी कि ये भी आपके पास होगा, जितनी भी आपने इंश्योरेंस करवाई होगी, जितना भी आप प्रीमियम पे करोगे पूरे साल में 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना भी आप करोगे सारे के सारे एक्सपेंस इसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, और ये भी कौन से केस में होगा? बिल्डिंग के केस में होगा। अच्छा, एक ऐसा केस है कि जिसमें लैंड के केस में आपको इंश्योरेंस एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाता है। वैसे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के मामले में आपको इंश्योरेंस क्लेम जो है वो हम लोग माइनस करवा रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आपको लैंड के केस में भी इंश्योरेंस आप क्लेम करवा लेते हैं। हर केस में नहीं, सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है, उसको हम लोग कहते हैं वाटर लॉजिंग। वाटर लॉजिंग बेसिकली ये उन एरिया की बात करता है जैसे कि आपके पास दरिया के करीब या किसी ऐसी जगह के करीब जहाँ पे पानी का बहाव हो, वहाँ पे लोगों की ज़मीन होती है, वहाँ पे लोगों का प्लॉट होता है, ज़मीन भी हो सकती है, प्लॉट भी हो सकता है। अब वहाँ पे जब पानी का बहाव तेज होता है तो ज़मीन वहाँ से कट के या वहाँ पे पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, या वहाँ से ज़मीन कट जाती है। ठीक है, ज़मीन कटने का मतलब क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा दरिया के करीब जो जगह होती है, दरिया अपना रुख बदलता है। दरिया अपना रुख कैसे बदलता है? वो ऐसा ऐसा पानी गुजरता रहता है और जो है वो ज़मीन कटती रहती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब पाकिस्तान के अंदर जब फ्लड आया था, ये पिछले साल की बात है, 2022 के अंदर जब पाकिस्तान में फ्लड आया था, तो ये जो सवात का जो है कलाम का जो होटल है वो गिर गया था। वो गिरा कैसे था? वो बिल्डिंग को मसला नहीं हुआ था, बेसिकली जो उसकी इर्द जो ज़मीन थी वो कट गई थी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाटर लॉजिंग। अब वाटर लॉजिंग के केस में आपको लैंड के ऊपर इंश्योरेंस क्लेम एक्सपेंस जो है वो अलाउ होता है। ठीक है, अदरवाइज अलाउ नहीं होता। इंश्योरेंस फॉर वाटर लॉजिंग जो है ये लैंड के केस में अलाउड है, बाकी तमाम केसेस में लैंड के ऊपर इंश्योरेंस अलाउ नहीं है। और किसके ऊपर अलाउ है? बाकी बिल्डिंग के ऊपर आपके पास अलाउ है। क्लियर? यस। यहाँ तक मुस्लिम सर, हाँ जी, बात समझे कि नहीं? जी बेटा, ओके। अच्छा,
दूसरा एक्सपेंस हो गया जनाब ये। तीसरा एक्सपेंस कहता है जी आपने अगर किसी भी किस्म का प्रॉपर्टी रिलेटेड आपने कोई एक्सपेंस किया हो, फॉर एग्जांपल ग्राउंड रेंट। अब ग्राउंड रेंट क्या चीज़ है बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं और अपनी व्हीकल वहाँ पे लगाते हैं और आपको एक बंदा फटाफट आता है, पर्ची काटता है और आपको टोकन दे देता है। देखा नहीं देखा कभी? आप किसी भी जगह पे जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाइए, बाहर आप वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाइए तो पार्किंग वाला बंदा आएगा, आपको पर्ची काट देगा। आपने नाम उसको जी हम लोग कब से बैठ बैठे हैं आप गिरा ओपन करे ओहो 9 बजे तक स्टार्ट हो गया तो मेरा ख्याल है। अच्छा 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 तो अब इसके बाद जनाब आपके पास आप जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप पार्किंग पे अब कोई भी गाड़ी अपनी बाइक वगैरह लगाते हैं तो आपको एक टोकन मिल जाता है कि पैसा भी टोकन है और आपसे पैसा ले लिया जाता है। एक्चुअली दैट इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट। अब ये ग्राउंड रेंट नॉर्मली कौन रिसीव करता है? ग्राउंड रेंट आपके नॉर्मली प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो रिसीव करती है। मतलब जितने भी पार्किंग वगैरह के ठेके हैं इनके ठेके कॉन्ट्रैक्ट इनके दिए जाते हैं और इनके कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। इनके गवर्नमेंट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि ठीक है भाई आपने हमें मंथली इतने पैसे देने हैं, पार्किंग आप इसको इस्तेमाल करें, जितना आप बिल करें आप इसको इनके चार्ज करते हैं। ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करती ये हैं कि वो कहती हैं कि जी हमारी रेप्यूट का मसला है कि जनाब हमारे और हम ऑर्गेनाइजेशन हमारी इतनी वीआईपी किस्म की हमारी कंपनी है और इस कंपनी के बाद जो पार्किंग है वो पार्किंग हमारी उसके लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं। अब जनता को ये लगता होगा कि जनाब ये पार्किंग के पैसे कंपनी ले रही है तो इसमें हमारी बेइज्जती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई आपने यहाँ पे पार्किंग वाले को किसी को पैसे नहीं देने, हम आपको मंथली पैसे दिया पड़ेंगे। ठीक है जी कि आपने किसी को पैसे, किसी को भी पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं देना बल्कि हम आपको पैसे पे कर दिए करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट। और जब ग्राउंड रेंट आप किसी बिल्डिंग का, अब ये सुने भाई, ये ग्राउंड रेंट बेटा बिल्डिंग का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये वो तो बिजनेस है ना, ये ग्राउंड रेंट होता है बिल्डिंग का, जमीन का, जगह का। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हमारा आईवीएल है, आईवीएल के साथ जनाब हमने पार्किंग अपनी बनाई हुई है। अब यहाँ पे अगर कोई पार्किंग वाला हम यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ये छोटा सा रूल है कि जो उन्होंने येलो लाइन बनाई है उसके अंदर अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं पार्किंग, तो वहाँ पे गाड़ी शाड़ियाँ सारी बाइक वगैरह हमने कोई जगह दी है थोड़ी। तो ये जो सारा कुछ चीज़ें ये अगर गवर्नमेंट को पैसे कौन देगा? बिल्डिंग की वजह से गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्राउंड रेंट। अब अगर वो बिजनेसमैन खुद से दे रहा है यानी कि बिल्डिंग के पैसे दे रहे हैं, बिल्डिंग की वजह से ग्राउंड रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं कि ना अगर आपने प्रॉपर्टी लगी किसी किस्म के टैक्सेस दिए हैं, बेशक वो ग्राउंड रेंट है, तो वो आपके पास क्या होगा? वो आपका एक्सपेंस होगा। ठीक है, ग्राउंड रेंट इज एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग। क्लियर? इसके बाद फिर कहते हैं जनाब आपके पास अगर आपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, घर को खरीदने के लिए, प्लॉट को खरीदने के लिए कोई भी आपने अगर एक्सपेंस किया है इंटरेस्ट की सूरत में, मतलब कि आपने कुछ उधार लिया, कुछ लोन लिया, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%, 10 लाख रुपए का लोन एट द रेट ऑफ 10%, और इसमें से 8 लाख रुपए का आपने एक प्लॉट ले लिया या आपने 8 लाख रुपए का एक घर ले लिया। हम एज्यूम करें 8 लाख रुपए का, कितने का लिया घर? 8 लाख। तो बेटा इस 8 लाख रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा 10% के हिसाब से कितना बनेगा? 80,000। तो ये 80,000 आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक्सपेंस बन जाएगा। यानी कि आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया लोन लेकर और वहां से आप क्या कमा रहे हैं? वहां से आप पैसे जनरेट कर रहे हैं। आपने लोन लेकर प्रॉपर्टी परचेज की
और उस प्रॉपर्टी से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लॉ कहता है जनाब अगर इस तरह की सिचुएशन है तो जितने पैसे आपने प्रॉपर्टी को परचेज करने में लगाए हैं उतने पैसों के ऊपर, उतने लोन की अमाउंट के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा, किसका, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, दोबारा सुन लीजिए बेटा, आपने 10 लाख रुपए का कर्जा लिया, ठीक है, इसमें से 8 लाख रुपए का आपने कोई घर परचेज कर लिया और अब आपने उस घर को दे दिया है रेंट पे। तो अब आप वहां से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हो ना, तो अब जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हो तो फिर इस 8 लाख रुपए जो कि आपने इस प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया था इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा दैट इज 80,000 रुपए, वो आप क्या करोगे, वो आप अपनी प्रॉपर्टी का एक्सपेंस डिक्लेयर कर दोगे। यानी कि ये जो हमारे पास एक्सपेंसेस माइनस करवा रहे हैं ना हम लोग, रिपेयर अलाउंस और उसके बाद फिर जनाब इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स वगैरह, इसी तरह से जनाब आपके पास फिर ये जो इंटरेस्ट होगा, जो आपने कौन सा इंटरेस्ट, ऐसे लोन का इंटरेस्ट जो कि आपने प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया और उस प्रॉपर्टी से आप क्या कर रहे हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हो। हमने एक बड़ा बेसिक सा रूल में पढ़ा था कि अगर आप पैसे लगा के इनकम जनरेट करते हैं तो वो पैसे उस हेड ऑफ इनकम का एक्सपेंस बनेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर भी कंसेशन लोन के नाम से एक चीज है, और वो लोन बेसिकली आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर वो लोन आप किसी हेड ऑफ इनकम में इस्तेमाल करें और वहां से आपको इनकम मिले तो फिर उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो उस हेड ऑफ इनकम का एक्सपेंस बनेगा। इसी तरह अगर आप ये 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर देते तो फिर इसके ऊपर जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आना था ये सारे का सारा आपका प्रॉपर्टी का एक्सपेंस होगा। क्लियर हो ना बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भी मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, अब एक आईकैप ने एक छोटा सा सवाल पूछा था, सवाल छोटा सा तो नहीं था, काफी बड़ा था, उसमें एडजस्टमेंट था और एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से थी कि जनाब एक बंदे ने, बल्कि आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये आईकैप का पास पेपर है और ये क्वेश्चन जनाब आपके सामने मौजूद है जिसकी मैं बात कर रहा था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट वगैरह आपने किस तरह से इसको लेके चलना। अच्छा, वो बात करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बेटा एक बात माइंड में रखिएगा, इंटरेस्ट तब से लगना शुरू होगा जब से आपकी प्रॉपर्टी इनकम जनरेट होना शुरू होगी। मिसाल के तौर पर आपने लोन लिया पूरे साल के लिए, इंटरेस्ट में कितना लगेगा, पूरे साल का। लेकिन अगर रेंटल इनकम 10 महीनों की है तो फिर आपने इंटरेस्ट भी 10 महीनों का इसमें से माइनस करवाना। अगर रेंटल इनकम पूरे 12 महीनों की है तो फिर आप इंटरेस्ट जो होगा वो फिर आप पूरे 12 महीनों का माइनस करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि इंटरेस्ट उतना ही लगेगा, उतने टाइम के लिए लगेगा जितने टाइम के लिए आपका इनकम जनरेट होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाता, ये जस्ट हमें क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जस्ट आपको बताऊंगा, फिर हम इंशाल्लाह आगे हम लोग मूव करेंगे। तो क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरह से है, ऑन जुलाई 1, 2022 फरूख बोरोड 80 लाख रुपए फ्रॉम स्टार बैंक लिमिटेड एंड एक्वायर्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन हब इंडस्ट्रियल जोन। ठीक है जी, कितने का क्या खरीदा जनाब उसने, प्लॉट उसने खरीदा, कितने का खरीदा जनाब, ऑफ रुपीज 65 लाख है, यानी कि 80 लाख रुपए में से 65 लाख रुपए का उसने क्या कर लिया, प्लॉट ले लिया। ये लोन था उसका 80 लाख रुपए, यानी कि अब ये 65 लाख रुपए किसके लिए यूज कर लिए, प्रॉपर्टी के लिए यूज कर लिए। अच्छा जी, कहता जी ही इन्वेस्टेड द रेस्ट ऑफ द लोन इन बिजनेस वेंचर विद हिज फ्रेंड, द अबव लोन कैरीज मार्कअप एट द रेट ऑफ 12% पर एनम and is repayable in 8 equal quarterly installments starting from जुलाई 2023, इनके टैक्स से 2024 की बात कर रहे हैं, तब से इसको पेमेंट करना शुरू करेंगे। फारूक decided to sell the plot of land to Zulfikar Motors for rupees 10 million, एग्रीमेंट कर लिया कि जनाब जुल्फकार मोटर को क्या करेगा, ये प्लॉट अपना बेच देगा, कितने का, 1 करोड़ रुपए का, 10 मिलियन का, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एंड रिसीव द डिपॉजिट ऑफ 5 लाख रुपए, दिस इज नॉट फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम देम, ऑन 15 अगस्त 2022, यानी कि टैक्स 2023 के अंदर ही फारूक forfeited the deposit on refusal of Zulfikar Motors to purchase the plot of land।
अब यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है जी कि 5 लाख रुपए उसने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। हुआ क्या था, प्लॉट उसको बेचना था जुल्फकार मोटर्स को, 10 करोड़ के एग्रीमेंट हो गया था, 1 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन उन्होंने 5 लाख रुपए डॉक्यूमेंट के तौर पर दिए और अचानक से क्या हुआ जी, जुल्फकार मोटर्स ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो अब वो 5 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए गए। ये कौन सी अमाउंट है बेटा, 5 लाख रुपए फॉरफिट। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसमें आपके पास एक इनकम आ रही है, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें क्या आता है, फॉरफिटेड डिपॉजिट आता है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ना, ये 5 लाख रुपए कहां जाएंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगे। इसके अलावा आपके पास अभी और कोई इनकम नहीं है। इसके बाद देखिए जी आगे, ऑन 1 सितंबर 2022 फरूक लेट आउट द प्लॉट ऑफ लैंड टू हिज फ्रेंड। फरूक ने क्या किया जी, अपना प्लॉट जो है वो उसने अपने दोस्त को रेंट पे दे दिया। लेट आउट मतलब होता है रेंट पे देना। टू हिज फ्रेंड आतिफ एट अ मंथली रेंट ऑफ 1.5 लाख रुपए। अब प्लॉट से आपको रेंट मिल रहा है, अब हमने कहा था आपको रेंट अगर मिले प्लॉट से भी मिले या घर से मिले, एक ही बात है। ही रिसीव्ड एन अनएडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 2 लाख रुपए फ्रॉम आतिफ। ये पैसे जाएंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएंगे ये पैसे, सबके जमा पड़े सारे, यस सर आएंगे। मैं तो दसिया सी ओपन प्लॉट द केस विच नॉन एडजस्टेबल अमाउंट एडजस्ट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में आती है। सुनते हैं सारे। एंड पेड रुपीज 80,000 फॉर लेवलिंग द ग्राउंड, ये 80,000 रुपए ग्राउंड लेवल करने के लिए, 50,000 एज ग्राउंड रेंट, 50,000 रुपए ग्राउंड रेंट के लिए, 12,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये ओपन प्लॉट है, ओपन प्लॉट के केस में हमने कहा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ नहीं होता, ठीक है। लेकिन आगे देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम कैसा है, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय द वाटर लॉजिंग। तो वाटर लॉजिंग की वजह से अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम लैंड के ऊपर पे करना पड़ रहा है तो फिर हम उसको अपना एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। एंड 1,40,000 रुपए अगेंस्ट रेंट कलेक्शन चार्जेस। ये क्या चीज है इंशाल्लाह ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फरूक हैड पेड 25,000 टू अ फर्म ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर व्हिच डिटरमिन्ड द एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड एज 21,60,000 के उसमें क्या जनाब मार्केट रेंट के हिसाब से इसकी जो एनुअल वैल्यू है एएलवी, एनुअल लेटिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 21,60,000 होनी चाहिए। तो उसने अपने दोस्त को कितने के पैसे दिए जनाब, 1.5 लाख रुपए के। कब, यकम सितंबर को। अब इसमें जो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो कैलकुलेशन बेटा मैं साइड में करने लगा। देखिए अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो कुछ भी हमने पढ़ा था, इस तरह से आपकी छोटी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए बेटा हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अभी तक ये पढ़ा कि जनाब आपके पास जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी रेंट। अब रेंट आपके पास कब से स्टार्ट हो जाएगा जी, यकम सितंबर को। अब एएलवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब रेंट कितनी देर का बेटा, सितंबर के महीने से स्टार्ट हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 10 महीनों का ये इंटरेस्ट है। तो 1 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे हायर ऑफ 1.5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर कितना आएगा, 15 लाख रुपए। और एएल भी उसने नीचे बताया हुआ हमें, यानी कि उसके हिसाब से क्या है जी, वैल्यू के हिसाब से व्हिच डिटरमिन द एनुअल रेंटल वैल्यू। एनुअल रेंटल वैल्यू का मतलब कितना, फेयर मार्केट रेंट का एएलवी एनुअल लेटिंग वैल्यू कितनी है जी, 21,60,000। अब ये 21,60,000 रुपए हम याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था, ये हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जनाब अगर आपके पास रेंट जो है वो 12 महीनों से कम है और एआरबी गिवन है तो हम एआरबी को क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे, ठीक है। तो रेंट कितनी देर का था, 10 महीनों का, और हम क्या करेंगे जी 21,60,000 को डिवाइड करेंगे 12 पे और मल्टीप्लाई में 10 करेंगे। जी बेटा कुछ आंसर बताइए कम। जी बेटा 18 लाख। तो आप बताइए दोनों में से कौन सी अमाउंट जाएगी रेंट के अंदर, 18 लाख रुपए। ओके, दूसरी बेटा जो हमने चीज पढ़ी है वो आपके पास क्या है जी, दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि फॉरफिटेड डिपॉजिट। अब फॉरफिटेड डिपॉजिट कितने का जनाब, ₹5 लाख।
और इसके अलावा की इनकम हो, हमने कहा इसके अलावा और इनकम नहीं है, अब आपके पास सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो इनको अगर मैं टोटल करता हूँ तो कितना बनेगा 23 लाख रुपए। अब ये 23 लाख रुपए मेरे लिए क्या बेटा, 8 सिटी रेंट चार्जेबल टू टैक्स, और ये सारा का रेंट कहाँ का है, बिल्डिंग का तो है नहीं, सारा का सारा ओपन प्लॉट है। तो जब ओपन प्लॉट का है, इसमें बिल्डिंग का कोई रेंट नहीं है, तो क्या इसमें से रिपेयर अलाउंस माइनस होना चाहिए? नहीं। तो हम क्या कहेंगे, अब इसमें से रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं होगा। इसमें से माइनस क्या होगा, जो चीज हमने अभी तक पढ़ी है, इसमें से माइनस क्या होगा, ग्राउंड लेवलिंग और 50,000 रुपए एज अगेंस्ट ग्राउंड रेंट और 12,000 रुपए एज इंश्योरेंस, ठीक है। और एक चीज और, इंटरेस्ट एक्सपेंस। देखिए बेटा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा, अब जिस प्लॉट से वो रेंट जनरेट कर रहा है, वो प्लॉट उसने खरीदा था कर्जा लेके, और कितने पैसे का प्लॉट, कितने का कर्जा, 65 लाख रुपए। अब इस 65 लाख रुपए का जब उसने कर्जा लिया, उसने प्लॉट परचेज किया, अब इसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। कर्जा उसने कब लिया था, देखिए कम जुलाई, कि पूरे साल का इंटरेस्ट आना चाहिए, लेकिन जब मैंने रेंट देखा, रेंट कितनी देर का है, 10 महीनों का। तो इंटरेस्ट जब मैं इसमें से लेस करवाऊंगा तो कितना माइनस करवाऊंगा, मैं लिखूंगा 65 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय कितने कितने रेंट कितने रेट पे, 12% पे, मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 10/12, जो अमाउंट आएगी ये मेरा एक्सपेंस बनेगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि आपके पास इंटरेस्ट जो था, लोन जो था, पूरे साल के लिए था, तो बनता तो ये था कि मैं पूरे साल के लिए लेता, लेकिन क्योंकि रेंटल इनकम 10 महीनों की है, तो इस वजह से मुझे इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, 10 महीनों का लेना पड़ेगा। गॉट इट? नहीं समझ बात, बताइए कहां समझ गया? नहीं, आप मुझे भी बताओ लेक्चर में क्या समझ आएगी, अगर यहाँ समझ आएगी तो रिकॉर्डिंग में क्या समझ आएगी, दोबारा मुझे बताओ कहां से समझ नहीं आ रही। सर वो आप जो पढ़ा रहे थे मुझे नहीं समझ आ रहा क्या, इंटरेस्ट नहीं समझ आ रहा था, इंटरेस्ट समझ नहीं आ रहा था। सर ये सारा इंश्योरेंस प्रीमियम आप लेट आई हैं मेरा ख्याल। इंटरेस्ट समझ आया, जो इंटरेस्ट अभी हमने पढ़ा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो बड़ा समझ में आया, बस फिर है वो, बाकी फिर वो लेक्चर आपको जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। एनीवेज, यहां तक बेटा कोई स्टूडेंट्स आए, ऑल क्लियर? अच्छा, अब जनाब हमारे पास अभी तक हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस पढ़ ली जनाब, हमने अभी तक इंश्योरेंस प्रीमियम पढ़ लिया, रिपेयर अलाउंस पढ़ लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पढ़ लिया, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पढ़ लिया, प्रॉपर्टी टैक्स में इसमें वो प्रॉपर्टी के टैक्सेस वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब जनाब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस नंबर 5 की, कि देखिए बेटा, एक तो है कि आपने डायरेक्टली कर्जा लिया और कर्जा लेके आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, और अब आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो तो जाएगा एक्सपेंस नंबर 4 में। एक्सपेंस नंबर 5 भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। कहते हैं जनाब, अब इस दफा आपने कर्जा लिया है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन HBFC से या किसी स्केड्यूल्ड बैंक से। कर्जा लेने के बाद आपने उसको इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, बल्कि आप करते ये हैं कि कर्जा लेके कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या अपनी उस प्रॉपर्टी में कोई एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल, थोड़े से पैसे लेकर मैंने जनाब अपने घर के ऊपर एक नया फ्लोर डाल दिया, उसमें 2-4 कमरे हैं, उससे मेरा रेंट बढ़ जाएगा। और अब आप जिससे आपने कर्जा लिया है उसको इंटरेस्ट पे करने की बजाय आप करते ये हैं कि आप अपने रेंट का कुछ पोर्शन उसको पे कर दें। मिसाल के तौर पर मैं गया जनाब हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास, मैंने कहा जी मेरे घर है, मेरी प्रॉपर्टी इनकम होती है, तो मैं कुछ मुझे पैसे दें ताकि मैं ऊपर अपना मजीद एक फ्लोर बढ़ाऊँ और वहाँ के 2 कमरे डालूँ और वहाँ से मुझे रेंट मिले। तो HBFC मुझे कहता है जी इस हम लोग तो इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने कहा जी जितना ऊपर वाले पोर्शन में से जितना रेंट आएगा उसमें से 50% आपका। अब ऊपर वाले पोर्शन में से टोटल रेंट आता था 20,000 रुपये, तो उसमें से 10,000 रुपये क्या करूँगा मैं, HBFC को दे दूँगा। अब लॉ कहता है कि जो पैसे आप HBFC को प्रोवाइड करेंगे उसको एज हम कंसिडर करेंगे ना, वो आपका एक्सपेंस। ओके, इसको इसकी अंग्रेजी एक तरफ जरा पढ़ते हैं। कहता जी
where the property has been acquired, constructed, renovated, extended or reconstructed by the person with capital contributed by the House Building Finance Corporation or a scheduled bank under a scheme of investment in property on the basis of sharing the rent. Okay, on the basis of sharing the rent made by the corporation or bank, the share in rent and share towards appreciation of the value of property, excluding the return of capital, if any, from the property said or payable by the person to the said corporation or the bank in the year under that scheme. कि अगर आपने रेंट शेयरिंग बेसिस पे कोई कर्जा लिया, कुछ पैसे आपने लिए और अब आप उसको रेंट शेयर कर रहे हो, तो वो रेंट शेयर जो आपका रेंट का शेयर जो आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या स्केड्यूल्ड बैंक को पे कर रहे हो, वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। गॉट इट? सही है। किसी मखसूस टाइम के लिए एक एक करके जी, किसी मखसूस टाइम के लिए उनको देते हैं जी, वो हमारे एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। जी बेटा, So you expect was appreciation in the value of property, excluding the return of capital if any है। जी देखिए, आपके पास एप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। आप कहते हैं कि जितनी इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी उसमें से इतना रेंट हम आपको दे देंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि आपसे मैंने कर्जा लिया, ठीक है, आप कॉर्पोरेशन, आपसे मैंने कर्जा लिया, मैंने कहा जी मैंने ऊपर 2 कमरे डालने हैं, इसमें से 50% रेंट आपका। अब ये एप्रिसिएशन का शेयर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट के अलावा की ये बात हम लोग कर रहे हैं। जी बेटा, इज इट ओके? यस सर। अच्छा, इसके बाद जनाब छठे नंबर पे जो आपका एक्सपेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है और इसके ऊपर भी आइटम बड़ा प्ले करता है, और वो है आपके पास लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन अ कोर्ट। जी सर, दोबारा सुन लीजिए बेटा, एक्सप्लेन तो कर काफी दिया था, दोबारा सुन लें। आपका है एक बैंक, ठीक है, मुझे चाहिए पैसे ताकि मैं अपने घर का एक नया फ्लोर, इस आईबीएल के ऊपर हम एक नया फ्लोर डालें और उसको हम लोग दे दें रेंट पे, ठीक है। मैं आपके पास आता हूँ, आपके बैंक में, मैं कहता हूँ बेटा मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी बिल्डिंग को एक्सटेंड कर सकूँ, रेनोवेट कर सकूँ, कंस्ट्रक्ट कर सकूँ। उससे होगा क्या? उससे मेरी बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी। ये डेप्रिशिएट का उलट है ये, ठीक है। एप्रिशिएट, इसको एप्रिशिएट होगी ना, समझना कि बिल्डिंग को शाबाश दूंगा मैं। अच्छा, तो मेरी कंपनी क्या कर सके, सॉरी मेरी बिल्डिंग क्या करे, वो एप्रिशिएट हो, तो फिर उसका जितनी एप्रिसिएशन होगी उसमें से जितना रेंट आएगा उसका 50% रेंट मैं आपको दे दूँ। अब आपने मुझे कर्जा दिया, अब उस कर्जे से मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लोर डाला, फ्लोर के जनाब 2 कमरे निकल आए, अब दोनों कमरों को रेंट लग गया जनाब 20,000 रुपये, अब उसमें से 10,000 रुपये मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अब लॉ ये कहता है कि आप जब रेंट अर्न कर रहे होंगे, रेंटल इनकम जब आप जनरेट कर रहे होंगे, तो आप ये बताएंगे ना कि जनाब मेरा 20,000 रुपये ऊपर वाले फ्लोर का रेंट आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 20,000 रुपये, लेकिन इसमें से 10,000 मैं आपको दे रहा हूँ। तो लोग कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं, रेंट लिखो 20,000 पर मंथ और इसमें से 10,000 पर मंथ जो है वो तुम एक्सपेंस बना देंगे। वो एक्सपेंस कौन सा होगा? ये वाला होगा, शेयरिंग बेसिस। सर वो 20,000 रुपये रेंट पे लिखेंगे अपना? जी जी, वो ऑब्वियसली भाई साहब, रेंट ऊपर 20,000 लिखेंगे पर मंथ, नीचे हम इसको एक्सपेंस करवा देंगे। ओके, अच्छा जी। अब इसके बाद बेटा ये जो भी मैंने अंडरलाइन किया ना, ये बहुत ही टेक्निकल सा पॉइंट है, इतना टेक्निकल नहीं है लेकिन ये टेक्निकल बन जाता है जब आईकैप ये सवाल पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, सॉरी कहता ये है कि जनाब आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपने रेंट पे दी है और वहां से आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हो। उस प्रॉपर्टी के टाइटल को डिफेंड करने में जितने भी आपके लीगल एक्सपेंसेस लगेंगे, वो लीगल एक्सपेंसेस लॉयर की फीस भी हो सकती है, वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी हो सकती है, लेकिन कौन से केस में? टाइटल को डिफेंड करने के केस में। मतलब आपका घर है जो आपने रेंट पे दिया है, किसी बंदे ने केस कर दिया कि जनाब ये घर तो मेरा है, इसके ऊपर कब्जा किया हुआ इस बंदे ने, आपको बैठे बैठे जनाब ठीक पड़ गई, मतलब बैठे हैं आप घर में चुप करके, आपको नोटिस आता है कोर्ट की तरफ से जनाब पेशी है, ये घर आपका है नहीं, डॉक्यूमेंट है दूसरे बंदे के पास। ये कितनी आ सके बात है?
इसको सिस्टमाइज करते हैं। अच्छा, तो आपको नोटिस मिल गया जनाब। अब आप अपने घर को, अपने घर की ओनरशिप को, अपनी ओनरशिप को, अपनी टाइटलशिप को डिफेंड करने के लिए कोर्ट जाते हैं। ज़ाहिर पता कोर्ट में खुद तो जाके पेश नहीं हो सकते, जाएंगे तो जैसा आप आपको चिपेड़े मारेंगे, या जैसा आपके जो नीचे लोग होते हैं वो आपको ढूंढे मारेंगे। तो आपको वकील को साथ लेके जाना पड़ेगा, और वकील देखेगा कि जनाब आसामी अच्छी खासी काफ़ी हैवी है, और जनाब घर भी इसका कोई करोड़ों का है, ऊपर से रेंटल इनकम है, वकील भी आपसे अच्छे खासे जो पैसे मांगेगा। तो बेटा जब आपसे वकील पैसे मांगेगा तो लीगल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। कहेगा जनाब फलां डॉक्यूमेंट चाहिए, फलां डॉक्यूमेंट चाहिए, फलां डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके कितने पैसे, इसके कितने पैसे, इसके कितने पैसे। जनाब पैसे लेके तो आप केस फाइल कर देंगे। अब आपने अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर लिया। अब लॉ कहता है कि जनाब ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप यहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपने अपने प्रॉपर्टी के टाइटलशिप को डिफेंड किया, तो फिर इस वजह से हम ये आपका एक्सपेंस, सारे का सारा एक्सपेंस आपका मानते हैं। ओके अच्छा, अब यहाँ पे आई कैप में क्यों कर रहे, टेक्निकल पॉइंट क्यों है भाई, समझ आया है? तुम्हें पूछा था ना सवाल। अब जो आई कैप सवाल पूछता है, आई कैप कहता है जी लीगल एक्सपेंसेस पेड फॉर टेनेंसी एग्रीमेंट रिगार्डिंग बिल्डिंग, कि बिल्डिंग में रिगार्डिंग टेनेंसी एग्रीमेंट के लीगल एक्सपेंसेस आपने पे किए। अब यहाँ पे यही वो टेक्निकल पॉइंट है कि तो जनाब ये जो लीगल एक्सपेंसेस अलग से मेंशन है ना नंबर 6 पे, छठा एक्सपेंस वो है जो बिल्डिंग के टाइटलशिप को डिफेंड करने के लिए आप लीगल एक्सपेंस करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग के रेलेवेंट कोई भी आपका लीगल एक्सपेंस हो, वो आपका ये वाला एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया जाए। वो एक्सपेंस तो आपका होगा, लेकिन वो एक्सपेंस छठे वाला एक्सपेंस नहीं होगा। वो कौन सा होगा, वो आगे चलकर सातवां एक्सपेंस अभी हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। ओके, हमारे पास ना एक टीचर आए थे प्रेजेंटेशन देने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि क्या मार्केट के अंदर जो है वो मतलब तैयारी होने के बावजूद बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं। हमारे पास एक बंदा आया था पढ़ाने के लिए, सीए पे, अभी आईबीएल की मैं बात कर रहा हूँ, और उनकी ना प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने कहा जी मैं टैक्स में बहुत एक्सपर्ट हूँ। हमने कहा ओके, इसको पोस्ट कर दो। आपके पास यहाँ पे लीगल चार्जेस कौन से वाले एक्सपेंसेस होंगे, जो कि टाइटल को डिफेंड करेंगे। उसके अलावा कोई भी लीगल एक्सपेंस प्रॉपर्टी का रिलेटेड हुआ तो वो ये वाला एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि एक्सपेंस नंबर 7 होगा। एक्सपेंस नंबर 7 क्या कहता है जी, कहता है जी ये जो ऊपर मैंने 6 एक्सपेंसेस मेंशन किए हैं ना, ये जो मैंने 6 एक्सपेंसेस मेंशन किए हैं, ये स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं जिस तरह से लिखे हैं। रिपेयर के अलावा बाकी जितने भी आपने खर्चे किए होंगे सारे के सारे एज इट इज आएंगे रिपेयर के अलावा, क्योंकि रिपेयर 20% ऑफ पार्ट ऑफ बिल्डिंग होती है। ठीक है, बाकी सारे के सारे खर्चे, इंश्योरेंस प्रीमियम जितना आपने पे किया होगा सारे का सारा आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स, ग्राउंड रेंट जितना आपने पे किया होगा सारे का सारा आएगा, इंटरेस्ट जितना होगा उस हिसाब से भी हमने जो पढ़ा, और आपके पास जो भी आपने शेयर वगैरह दे रहे हैं वो सारे का सारा आपके पास आएगा। कहते जी इन 6 खर्चों के अलावा अगर कोई खर्चा है, जैसे कि लीगल एक्सपेंस पेड फॉर रेंटल एग्रीमेंट, अब ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का खर्चा है, रेंटल एग्रीमेंट साइन करने का खर्चा, अब ये भी लीगल एक्सपेंस है, लेकिन ये लीगल एक्सपेंस कहां पे जाएगा, अदर एक्सपेंसेस के। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, ये देखिए इसमें कहता है जी रेंट कलेक्शन चार्जेस, सब क्लास खत्म हो गई है, रेंट कलेक्शन चार्जेस। अब रेंट कलेक्शन चार्जेस क्या उन 6 में है, रेंट कलेक्शन चार्जेस क्या उन 6 में है, ये भी चेक कर लो, बैठ जाओ, नहीं फेल होते, बैठ जाओ, टीचर पीछे में बैठने वाले थे, बैठ जाओ बैठ जाना भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं होते फेल इंशाल्लाह। ओके जी, रेंट कलेक्शन चार्जेस बेटा मुझे बताइए कि क्या अलग से मेंशन था उन 6 के अंदर, तो जब उन 6 के अंदर वो मेंशन नहीं था तो फिर रेंट कलेक्शन चार्जेस कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि जितने हमने 6 जो है वो एक्सपेंसेस हमने मेंशन किए हैं, इन 6 के अलावा
अगर आपके पास कोई एक्सपेंस आएगा तो वो किधर जाएगा, अदर एक्सपेंस। कहता जी अब टोटल जितने भी अदर एक्सपेंसेस होंगे, मतलब इन 6 के अलावा जो भी खर्चा करोगे सारे के सारे खर्चे, उसकी लिमिट लगा दी गई कि अदर एक्सपेंसेस 4% ऑफ आरसीटी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि any expense not mentioned specifically related to property income is allowed subject to maximum of 4% of chargeable rent। मतलब कि अदर एक्सपेंसेस के लिए रूल क्या बन गया, लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब इसमें आरसीटी, बिल्डिंग का, लैंड का सारा कुछ शामिल है। रिपेयर हाउस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का आरसीटी। अदर एक्सपेंसेस में क्या जी, सारे का सारा आरसीटी। गॉट इट? एंड प्रॉब्लम किसी किस्म के डिस्टर्बेंस आया? हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम जी बच्चों, अहमद नहीं समझ आई बात, सुन लो। हमने ये 6 एक्सपेंसेस पढ़े हैं। कहता जी अगर कोई ऐसा एक्सपेंस हो जो कि इन 6 में मेंशन ना हो, ऐसा एक्सपेंस जो कि इन 6 में मेंशन ना हो, तो उस एक्सपेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे, अदर एक्सपेंस। जैसे मैंने भी आपको बताया, रेंट कलेक्शन चार्जेस, लीगल एक्सपेंस आपने पे किया जनाब रेंटल एग्रीमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आपने पे कर दिए, ठीक है। ये तमाम किस्म के जो एक्सपेंसेस हैं जिनका इन 6 में तज़किरा नहीं है, वो एक्सपेंसेस किधर जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल आपके पास अदर एक्सपेंसेस की हम बात कर लेते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल की थी थोड़ी सी, आरसीटी हमने निकाला था, कितना उसका निकाला था, 23 लाख रुपए। ऐसे ही ना 23 लाख रुपए इसका निकाला था। अब इसके अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी, देखिए जरा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी जनाब? ग्राउंड लेवल कितनी है जी, 80,000 रुपए। उसके बाद जी रेंट कलेक्शन चार्जेस कितने हैं जी, 1,40,000 रुपए। और कहते जी फॉर पेड 25,000 रुपए टू अ फर्म प्रोफेशनल वैल्यूअर। ये भी 6 एक्सपेंसेस में नहीं था कहीं पे, प्रोफेशनल वैल्यूअर को पैसे देना, ये भी 6 एक्सपेंसेस में नहीं था। तो अब आपके पास अदर एक्सपेंसेस कितने हो गए टोटल, वो कहते हैं जनाब एक तो आपके पास आ गए कितने पैसे, 80,000 रुपए जमा, 1,40,000 रुपए जमा 25,000 रुपए, कितने हो गए जी, 2,45,000। अब आपका एक्चुअल कितना बना, 2,45,000। और आपका जो 4% ऑफ आरसीटी 23 लाख रुपए का 4% कितना बना, सॉरी 92,000। विच एवर इज लोअर 92,000। तो इसको हम लोग 92,000 को माइनस करवा देंगे। इज इट ओके, क्लियर? मैं समझ रही हूँ, बताओ बेटा कौन समझ गए? बेटा आप अगर नहीं चलोगे तो सारी की सारी क्लास, अगर एक बच्चा भी डिस्टर्ब है उसको समझ नहीं आ रही तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा मेंटली। इस वजह से जब तक सबको समझ नहीं आती मैं आगे नहीं चलता, और ये सबको पता होना चाहिए इस चीज़ का। हम बीइंग अ फैमिली, बीइंग अ क्लास, सारे फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं। जी बेटा बताइए। जी अब हाँ नहीं, अभी मैं इसको बता। देखिए बेटा, मैंने जिनको अंडरलाइन किया, क्या इनका तस्करा उन 6 में है? नहीं है। इसका मतलब ये कौन है, अदर एक्सपेंसेस। अब ये अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से? हमने कहा जी एक 80,000 का है, एक 140 का है और एक 25 का है। टोटल अदर एक्सपेंसेस जो एक्चुअल उसने पे किए हैं वो 2,45,000 है। ओके, 2,45,000। हमने कहा जी रूल ये कहता है कि अदर एक्सपेंसेस जो आपने आरसीटी में से इनका रेंट चार्जेबल टैक्स में से माइनस करने हैं ना, वो अदर एक्सपेंसेस इट शुड नॉट बी मोर देन 4% ऑफ आरसीटी। तो हमने रूल ये बना लिया कि अदर एक्सपेंसेस जो आपने माइनस करवाने हैं आरसीटी में से, वो कितने करवाने हैं, एक्चुअल और 4% ऑफ आरसीटी व्हिचएवर इज लोअर। एक्चुअल बन गए 2,45,000,
4% बन गए, आरसीटी का 23 लाख रुपए का 4% बन गया 92,000 रुपए। अब विचार इस लो 92,000, अब ये 92,000 जाएगा अदर एक्सपेंसेस के, और ये एक्सपेंस जैसे हम ऊपर एक्सपेंसेस माइनस करवा रहे थे उसमें से एक अदर एक्सपेंस पे हमने यहाँ माइनस करवा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो क्लियर ना? जी बेटा, किसी को कोई मसला? देखिए बेटा, मैं बार बार ये बात करते हुए बंदा अजीब लगता है कि आप लोगों को बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, जरा सा भी मसला हो, बब्बर शेरा आप लोगों का बेटा कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा सा पॉइंट भी आपको अगर समझना है बेटा, अगर आप लोगों को ये ना पता टैक्स के हिसाब से कि सर 2 जमा 2 किसके बराबर है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो बेटा आप मेरे से पूछिए। आई एम द रिस्पॉन्सिबल, आई एम द कंसर्न पर्सन, ठीक है, और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको उसका आंसर करूं, और ये आपका राइट है कि आप मेरे से क्वेश्चन करें। तो आप ये बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। और एक दूसरी बात मजीद कि एक बच्चा अगर कोई क्वेश्चन करता है तो दूसरे को मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा कि उसके ऊपर वो किसी भी किस्म का आउटिंग वगैरह करे, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है। मैं क्लास की डिकोरम के ऊपर, क्लास के एटिकेट्स के ऊपर मैं बिल्कुल भी बेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत शरीफ हूँ, बहुत काम हूँ, बहुत प्यार, लेकिन तब तक जब तक आप अच्छे हैं, आप काम हैं, आप जो है वो मेरे लिए रिस्पेक्टेड भी हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। बट जैसे ही किसी ने इस क्लास का माहौल खराब करने की कोशिश की तो बेटा डोंट फॉरगेट मुझे रखिए ना, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो इसलिए बेटा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का मसला हो तो बेटा आई एम द कंसर्न पर्सन, आपका राइट है, मेरा जो है ये ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आंसर करना, ठीक है। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं आंसर करूंगा तो पता नहीं क्लास रुक जाएगी या आंसर गलत कर दूंगा पता नहीं मेरा को मजाक उड़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आई हैव ओनली अथॉरिटी कि मैं आप लोगों का मजाक बना सकता हूँ। ये 230 कैसे क्या 240% ऑफ 230 के ये बताता है अभी हमने ना आपके आने से पहले, दरअसल आप आए काफी लेट, आपके आने से पहले ना हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा जरा सॉल्व किया। तो मुझे कहा 245 नहीं वो 245 नहीं, हम ये 2,23,000 आपने सॉरी 23 लाख रुपए जी बेटा, इज इट ओके? यस सर। तो इंशाल्लाह हम कल यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि मंडे पर इसको वाइंड सर पॉइंट नंबर 6 में जी पॉइंट नंबर 6 पूछिए। सर वो एक प्रॉपर्टी के अंदर 2 दावेदार हैं जी। तो दोनों लीगल चार्जेस कर रहे हैं जी। तो दोनों के एक्सपेंस में नहीं, जिसके हक में प्रॉपर्टी का फैसला जाएगा वो एक्सपेंस अपने इंटर करना, मतलब अगर केस 4-5 साल चलता रहता है जी 4-5 साल इकट्ठे एक्सपेंस जारी बात है 4-5 साल के बाद जितने भी आपके लीगल एक्सपेंस होगा वो आप लेके जाएंगे जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। और प्रॉपर्टी फिर जब आपकी हो जाती है ना थोड़ी सी जरा मसले वाली प्रॉपर्टी हो जाती है तो उस टाइम प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है। रेंट भी माइनस हाँ, सारा कुछ रुक जाता है, हर चीज वहीं पे रुक जाती है जी। सर जॉइंट ओनर में जो सारे एक्सपेंसेस माइनस करके तभी शेयर जी डिवाइड तब शेयर नेट अमाउंट ऑफ नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शेयर की जाती है। सही है। जी बेटा, किसी को कोई और सवाल? ऑल क्लियर? चलो इंशाल्लाह